मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज के इस सेशन में सभी विद्यार्थियों का मैं संदीप शर्मा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2025 और स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2025, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट्स से रिलेटेड उन तमाम टॉपिक पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। चाहे आज की जो क्लास है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपकी जो अकाउंटेंसी है उसमें से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और इसके अलावा कंपटीशन एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपकी जो 12वीं की जो बुक्स है जिसमें आपकी अकाउंटेंसी है, व्यवसाय अध्ययन है, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स है, उसमें भी कुल मिलाकर 55 क्वेश्चन है वो स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। इसके अलावा आप जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय में स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इसके अलावा आप EMRS में आप स्कूल लेक्चरर की, EMRS में अकाउंटेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उन तमाम जो एग्ज़ाम है उनके लिए आज का सेशन है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसलिए जितने भी जो साथी हैं वो फटाफट जुड़ जाएँ। साथ में जो विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी मेरा ये एक संदेश है कि वो भी जुड़ जाएँ, क्योंकि हम चर्चा करेंगे हर पॉइंट टू पॉइंट, ताकि अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा, नींव मजबूत हो जाएगी, तो आप 12वीं में भी बढ़िया नंबर लेके आएंगे और कंपटीशन एग्जाम में भी बढ़िया नंबर लेके आएंगे, है ना। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और एक चीज़ आप भी जानते हैं, और जितने भी जो राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो भी ये बात कहते हैं कि सफलता है वो एक दिन के प्रयास से नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए अनवरत प्रयास करना पड़ेगा, लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके वो सफलता है आपको मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि अभी आप तैयारियों में लग जाएं, और अभी आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि आज की जो क्लास है वो 12वीं की जो बुक्स है उससे रिलेटेड है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, अपना जो CBSE का है, RBSE का है, स्कूल लेक्चरर है, उन तमाम के लिए आज का जो सेशन है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और अपना जो बुक्स है वो अकाउंट्स है, और जो टॉपिक है या चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप जो बुक्स है, प्रथम बुक चलती है, उसका जो पहला चैप्टर है वो हमने करवा दिया है, जिसमें साझेदारी के जो सामान्य परिचय से रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो हमने कंप्लीट करवा दिए। बहुत ही शानदार तरीके से वो हमने एक्सप्लेन करके आपको बताया है। निश्चित रूप से 10-11 क्लासेज है और उनको आप अच्छी तरीके से आप उनको अटेंड कर लेते हो तो आपके पूरे में से पूरे नंबर बनने के चांस बनते हैं। अब जो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पार्टनरशिप का गठन होता है, तो वहाँ पे जब नए साझेदार का प्रवेश होता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर होता है, तो वहाँ पे कैसी परिस्थितियाँ हैं वो क्रिएट होती हैं, है ना। देखो ये चैप्टर है वो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं आपको बता दूं कितने नंबर का है, 11 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 11 मार्क्स का है ना, 11 मार्क्स का है। और इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम है उनमें से भी आपको 2-3 क्वेश्चन है वो इसमें से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे थंबनेल देख के आप अनुमान लगा गए कि अब हम क्या चर्चा करने वाले हैं, तो बिना आपका समय जाहिर किए हुए आज के इस सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। फटाफट जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि और भी जो विद्यार्थी जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट है वो मिल सके, है ना। और बेनिफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको आती है और कुछ चीज़ मुझे आती है, हम दोनों मिलके काम करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर, अपनी जो बुक्स है ना, उस बुक्स का चैप्टर नंबर 2 है ना, चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप का माना बुक्स के अकॉर्डिंग मेरी बात हो रही है। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है साझेदारी फर्म का सामान्य परिचय से स्टार्ट होता है और वहाँ पे नए साझेदार के प्रवेश से स्टार्ट हो जाता है ना।
अब पहले चैप्टर में तो हमने देखा था, मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूं कि पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि किस तरीके से एक साझेदारी का है वो गठन होता है, उसकी जो सदस्यों की संख्या है 2 है 50 है वो निर्धारित की गई है ना। साझेदारों की जो पूंजी खाते तैयार करने की है वो 2 विधियाँ आपको काम में लेनी है, एक स्थिर विधि होती है, एक अस्थिर विधि होती है। स्थिर विधि में आपको 2 खाते तैयार करने होते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, जबकि परिवर्तनशील में आपको एक ही खाता तैयार करना होता है और वो होता है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वहाँ पे एक आपको विशेष खाता है वो ओपन करना होता है जिसका नाम होता है P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना। और उसके आधार पर आप पहले P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करोगे, उसके बाद आपके पार्टनर कैपिटल और करंट तैयार होंगे और उसके बाद आपकी बैलेंस शीट है वो तैयार होगी। उस चैप्टर में से बोर्ड के एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चन बनता है तो वो P&L इन्वेस्टमेंट के लिए ही बनता है। P&L इन्वेस्टमेंट में हम 3 या 4 प्रविष्टि करेंगे। कौन कौन सी? आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होगी, पार्टनर्स बोनस सैलरी कमीशन की होगी। ये प्रविष्टि करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो साझेदारों में बांट दिया जाएगा और फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो तैयार हो जाएगा। अब उसमें मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि पूंजी पर ब्याज की गणना, और पूंजी पर ब्याज की गणना करने के बाद जो ब्याज की राशि का बंटवारा है वो लाभ होने पर ही किया जाएगा, अगर प्रभार नहीं है तो। अगर प्रभार है तो हानि में भी बंटवारा होगा, और अगर प्रभार नहीं, लाभों को प्रभार नहीं माना जाता है तो वहाँ पर हानि की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हमने चर्चा की थी किस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हो, जिसकी साधारण विधि मैंने बताई थी, गुणनफल विधि बताई थी जिसमें आपको टेबल बनानी होती है। साथ में जो असमान राशि का आहरण असमान अवधि में होता है, जिसमें मध्य में होता है, अंत में होता है, प्रारंभ में होता है, मासिक होता है, त्रैमासिक होता है, ये सारी चर्चा हमने पिछली कुछ क्लासों में लगातार की है। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई है ना। क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेंगे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे अकाउंटेंसी में। इसका मतलब है अगर आप हर पॉइंट को बारीकी से पढ़ते हो तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले जो सही हैं उनके चांस होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। इसके अलावा हमने उस चैप्टर में साझेदारी फर्म का जो गारंटी है, चाहे वो साझेदार गारंटी दे, चाहे फर्म गारंटी दे, चाहे एक दूसरे के खिलाफ गारंटी दे, इस तरीके का जो चर्चा वो भी हमने की थी। साथ में हमने पूर्व समायोजन भी की थी। ये तमाम टॉपिक पे हमने चर्चा करने के बाद अपना पहला चैप्टर वो कंप्लीट हुआ और उसके बाद हम एंट्री कर रहे हैं सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और साझेदार का प्रवेश। क्या है? जिसका नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और साझेदार का प्रवेश। पुनर्गठन क्यों? क्योंकि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो वहाँ पे फर्म पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन साझेदारी का पुनर्गठन वहाँ पे करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करेगा तो उसको कुछ अधिकार चाहिए, है ना। तो वो अधिकारों का बंटवारा कब होगा? जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा, नए जो नियम और कानून है वो बनाए जाएंगे, नया जो साझेदारी विलेख है वो लिखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग पूंजी अनुपात है, लाभ विभाजन अनुपात है, संपत्तियां किस तरीके से होंगे, दायित्व किस तरीके से होंगे, उन पे उनका अभिलेखन है या विलेख में एंट्री की जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक समझौता है। तो निश्चित बात है कि भाई साझेदारी में न्यूनतम कितने होते हैं? न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 सदस्य है वो साझेदारी में निर्धारित किए गए हैं। न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 सदस्य हैं वो साझेदारी में निर्धारित किए गए हैं। तो 2 और 50 निर्धारित किए गए हैं, तो कम से कम साझेदार 2 या 2 से अधिक, 2 या अधिक तो हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। वो क्या करते हैं? जो एक व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए क्या करते हैं? लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं। निश्चित सी बात है कि हम कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें हमारा जो प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि लाभ कमाना। संस्थाएं 2 होती हैं, एक तो व्यापारिक संस्थाएं और एक आपकी जो गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं जो लाभ के लिए काम नहीं करती। व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वो लाभ के लिए काम करती हैं और उसी में एक आपकी फर्म भी होती है जो लाभों को बांटने के लिए क्या बनाते हैं? साझेदारी बनाते हैं, है ना। जिसका संचालन, उस साझेदारी का संचालन उन सब के द्वारा या उनमें से सब की ओर से सहमति से उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। या तो भाई
अगर सभी पार्टनर्स को समय है तो वो सब अपना समय देते हुए उस साझेदारी फर्म के संचालन में सहयोग कर सकते हैं। बाय द वे किसी साझेदार के पास समय नहीं है या कोई साझेदार ऐसा चाहता है कि एक ऐसे व्यक्ति को अधिकार दे दिए जाए जो उस फर्म का संचालन कर सके, तो उनमें से किसी के द्वारा, है ना, संचालन वो किया जा सकता है। पर वो होना चाहिए किसकी ओर? सब की ओर से होना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति है वो नहीं कर सकता, सब उसकी अनुमति देंगे, उसके आधार पर ही उसका संचालन किया जाएगा। ओके, है ना। तो ये हो गया साझेदारी की परिभाषा भी आ सकती है कि साझेदारी क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी व्यापार का संचालन किया जाता है जो लाभ हानि को बंटवारे के लिए सहमत होते हैं। तो उस तरीके से आप एक परिभाषा भी इसकी तैयार कर सकते हो। ठीक है, सदस्य की संख्या 2 और 50 हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, फिर इसमें क्या दे रखा है कि विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन, जो पहले उनके समझौता था, जैसे मान लो पहले ए और बी पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर तो ये तो पहले वाले समझौते के अकॉर्डिंग थे। अब यहाँ पे जो पार्टनर है वो सी आ गया नया, तो नया पार्टनर आते ही क्या होगा? समझौते में परिवर्तन होगा, साझेदार विलेख में परिवर्तन होगा। तो विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है ना, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। जो वर्तमान में जो समझौता चल रहा है, वर्तमान में जो साझेदारी विलेख है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट होता है, तो वो क्या होता है? साझेदारी फर्म या साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। यहाँ पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन है वो हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है? परिणाम स्वरूप वर्तमान समझौते का अंत हो जाता है, यानी जो पहले वाला जो समझौता था वो अब समाप्त हो जाएगा और नया जो समझौता उनके मध्य हुआ है उसको लागू किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग वो काम होगा। ठीक है, तथा उनके स्थान पर नया समझौता निर्मित होता है। तो नया जो साझेदारी विलेख है क्या लिखा जाएगा? नया साझेदारी विलेख लिखा जाएगा। नया साझेदारी विलेख है वो लिखा जाएगा। क्या होगा? नया साझेदारी विलेख है वो लिखा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? इसका निर्माण होगा। नया साझेदारी विलेख है वो लिखा जाएगा। उसके स्थान पर नया समझौता निर्मित होता है जो कि साझेदारी फर्म के सदस्यों के मध्य संबंधों को बदल देता है। हालांकि फर्म इसको जारी रहती है, फर्म जारी रहेगी, फर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। फर्म है एज इट इज काम करेगी, फर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। उनके जो साझेदारी जो संबंध है वो बदल जाएंगे। जैसे उनका अनुपात पहले मान लो 1:1 था, जैसे ये ए और बी है, इनका 1:1 था। अब भी मान लो 1:1 होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये अनुपात कितना था? आधा आधा, यानी 50%, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 33%। बदल गया ना। अपन को यही लगता है कि पहले इनका ए और बी का अनुपात क्या था? 1:1, यानी हर व्यक्ति का हिस्सा कितना था? 50%, यानी आधा आधा था। लेकिन अब देखो सी पार्टनर आ गया तो अनुपात है 1:1, है ना। अपन को लग रहा है कि भाई अनुपात तो वही है, लेकिन वो नहीं है। अब इनका हिस्सा कितना हो गया? 33% हो गया, है ना। 33% इनका हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो हिस्सा है वो कम हो गया। तो फर्म तो वही है, लेकिन फर्म का जो विलेख है उसमें परिवर्तन हो गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये चर्चा तो वैसे तो अपने प्रथम जो चैप्टर था उसमें भी की है, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा सा रिवीजन के रूप में, क्योंकि साझेदारी में जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो वहाँ पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। पहले चैप्टर में पुनर्गठन नहीं था, पहले चैप्टर में साझेदारी फर्म का निर्माण था और यहाँ पे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जा रहा है। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं। देखो कौन सी कंडीशन में हो सकता है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन? विभिन्न परिस्थितियों में हो सकता है। कौन सी परिस्थितियों में? कौन सी परिस्थिति होंगी? परिस्थिति कौन सी होगी, है ना? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन विभिन्न परिस्थितियों में, ये परिस्थितियां बन रही हैं। कब कब होगी? जब साझेदार का प्रवेश होगा, यानी नया साझेदार प्रवेश करेगा तो वहां पे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा, है ना। नया साझेदार प्रवेश करता है तो, है ना। अगर मान लो प्रवेश नहीं करता है और जो लाभ विभाजन अनुपात है उसमें परिवर्तन होता है
तो भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा। आप कह दोगे सर यहाँ पे नया साझेदार आया ही नहीं, फिर भी पुनर्गठन है। देखो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब विलेख में परिवर्तन हो गया, और विलेख में परिवर्तन हो गया तो वहां पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन भी हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा अगर साझेदार की सेवानिवृत्ति होती है ना, साझेदार की यानी किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट होता है, तो वहां पे भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। क्यों? वही बात है जैसे अभी ए अनुपात बी अनुपात सी, जो 1:1:1 में बांट रहे थे, अब देखो ये सी रिटायर हो जाता है, अभी इनका हिस्सा कितना है 33%, सी रिटायर हो गया, अब इनका 1:1 है, तो परसेंट बढ़ गया ना, 50% हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो गया, अनुपात में परिवर्तन हो गया, तो वहां पे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा साझेदार की मृत्यु या दिवालिया होना, साझेदार की मृत्यु या दिवालिया होना, किसी साझेदार की डेथ हो जाती है ना, डेथ हो जाती है या कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, वो उस फर्म से निकाल दिया जाता है, तो वहां पे भी क्या होता है? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। साझेदारी को रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसको दोबारा पुनर्निर्माण किया जाता है, उसके जो अनुपात है, उसके जो नियम कायदे हैं, साझेदारी विलेख है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके आधार पर एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, चाहे नए साझेदार का प्रवेश हो, चाहे लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो, चाहे साझेदार की सेवानिवृत्ति हो, चाहे साझेदार की मृत्यु या दिवालियापन हो, कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, उसको लागू किया जाता और उसी के अकॉर्डिंग ये काम होता है। ठीक है? ओके है? सही है? तो ये साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के कुछ चरण हो सकते हैं। आगे देखिए, आगे देखो क्या है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के प्रकार, जो अपने परिस्थितियां चर्चा की है ना, ये जो परिस्थितियां की चर्चा की है ना, इसको थोड़ा थोड़ा हम डीपली समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के प्रकार में पहला है नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश कब होता है, क्यों होता है, क्या जरूरी होता है नए साझेदार का प्रवेश? जब 2 या 3 साझेदार ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो तीसरे या चौथे साझेदार को फर्म में लेना जरूरी होता है क्या? क्योंकि अगर लेंगे तो साझेदार की जो परिस्थितियां हैं, फर्म की जो परिस्थितियां हैं, साझेदार विलेख है, वो पूरा परिवर्तन होगा, जिससे अनावश्यक भार बढ़ेगा। तो क्या जरूरी है, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो नए साझेदार का प्रवेश, तो इसमें क्या है, जब किसी फर्म को अतिरिक्त पूंजी और प्रबंधन की सहायता की आवश्यकता पड़ती है ना, क्या होता है, जब ये जो फर्म होती है उसको फर्म को अतिरिक्त पूंजी यानी कैपिटल की आवश्यकता हो, पैसों की आवश्यकता हो, या उनको मैनेजमेंट की आवश्यकता हो, उनसे काम वो चल नहीं रहा, और एक ऐसा व्यक्ति है जो मैनेजमेंट को कंट्रोल करना जानता है, उसके पास वो प्रबंधकीय स्किल है, जिसके आधार पर वो आपके व्यापार को अर्श, है ना, जो आपका जो व्यापार है वो उसको अर्श तक पहुंचा सकता है ना, ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, या तो उसकी प्रबंधकीय कैपेसिटी चाहिए, और कई बार क्या होता है कि फर्म के पास पूंजी नहीं होती है, तो कोई पार्टनर ऐसा है जिसके पास पूंजी है, तो वो उसके साथ भी जोड़ सकती है। तो पूंजी के कारण या प्रबंधकीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो वो एक नए साझेदार के प्रवेश दिया जा सकता है, यानी मजबूरी में भी काम होता है। ऐसे कोई भी पार्टनर नहीं बनाता किसी को, जब फंसी होती है ना कि या तो कंपनी को क्या चाहिए, उस फर्म को क्या चाहिए, पैसे चाहिए, पूंजी चाहिए, मुद्रा चाहिए, पिस्सा को नहीं भाया, पिस्सा को नहीं जनाब, फर्म चाल ले गया है ना, समस्या आ गई ना, तो बस समस्या को समाधान क्या हुआ है, भी समस्या को समाधान हुआ है कि आप यहाँ को पार्टनर लेके आवा, जो पार्टनर क्या कर सके, पूंजी भी ले सके और भी करे मैनेजमेंट स्किल, है ना, जो प्रबंधकीय गुण है वो भी उसके पास हो सके, और वो होंगे तो निश्चित रूप से वो उस फर्म को फायदा होगा, और फायदे के लिए ही वो नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में सभी वर्तमान साझेदारों की स्वीकृति होनी जरूरी है। ये नहीं है कि किसी साझेदार ने मना कर दिया फिर भी आप उसकी एंट्री दे रहे हो, नहीं नहीं, सभी साझेदारों की क्या होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। जो वर्तमान में है, जैसे ए बी सी है या 1 2 3 है, कोई भी साझेदार है, उनकी स्वीकृति पर ही प्रवेश मिल सकता है, जब तक कि इसके विपरीत कोई समझौता नहीं हो। विपरीत कोई समझौता नहीं हो, जैसे मान लो कोई ऐसा समझौता था, उसमें लिखा होता कि अपनी साझेदारी 1 साल तक ही रहेगी, अब 1 साल होते ही वो साझेदारी क्या हो जाएगी,
भाई हटेगी, परिवर्तन होगा तो वहां पे वो ले सकते हैं, लेकिन वो काम होगा कब, जब सबकी सहमति होगी, सबकी सहमति से ही वो काम होगा। तो ये साझेदारी की प्रवेश की परिस्थिति हो सकती है कि प्रबंधकीय या जो पूंजी की आवश्यकता होती है तब हम उसको प्रवेश दे सकते हैं। लेकिन साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है कि वो प्रवेश है वो सभी साझेदारों की सहमति से ही होगा। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जो सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि विद्यमान जो साझेदार है, जो वर्तमान में जो साझेदार है, उनके मध्य कोई लाभ विभाजन अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंजमेंट आता है तो भी वहां पर फर्म का पुनर्गठन होता है। साझेदार न तो आया न गया, लेकिन अनुपात में परिवर्तन हो गया तो वहां पे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। कभी कभी साझेदार अपने वर्तमान लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं, इस कारण विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन में परिवर्तन हो सकता है। तो ये कंडीशन बनती है। देखो इसमें कई कंडीशन बन सकती है कि कई बार क्या होता है कि व्यापारी जो फर्म है उसमें 3-4 साझेदार है, एक साझेदार है वो काम कम कर रहा है, तो मैं कहता भाई मेरा पहला वाला लाभ अनुपात है उसको कम कर दो, तो कम करते ही वहां पे क्या हो जाएगा, साझेदारी फर्म का जो पुनर्गठन है वो हो जाता है। उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे देखो विद्यमान साझेदारों की सेवानिवृत्ति, इससे भी होता है, अभी अपने चर्चा भी कर ली। दोबारा एक पॉइंट आ गया कि इनका क्या प्रभाव होता है कि साझेदार की सेवानिवृत्ति से आज से एक साझेदार द्वारा फर्म के व्यवसाय से या तो सेवानिवृत्त हो जाता है, या अस्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी वो रिटायरमेंट हो सकता है, उसकी अधिक आयु होने पर, उम्र ज़्यादा हो गई है तो भी वो रिटायरमेंट हो सकता है, तथा व्यवसाय में रुचि परिवर्तन के कारण व्यवसाय से बाहर निकल जाने से, यानी उसकी व्यवसाय में रुचि नहीं रहती कि भाई जो बिजनेस हमारे द्वारा किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, या मैं सही तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ, जो काम मुझे करना चाहिए था वो मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, इस तरीके के विचार है वो उनके मन में आने लगते हैं, तो वो क्या होता है, वो उस साझेदारी फर्म से अलग हो जाते हैं। और साझेदारी फर्म से अलग, चाहे वो सेवानिवृत्ति के रूप में हो, चाहे वो अस्वस्थता के कारण हो, चाहे उम्र अधिक होने के कारण हो, चाहे रुचि के कारण हो, किसी भी कारण से होता है तो वो साझेदार की सेवानिवृत्ति मानी जाती है। यदि साझेदारी ऐच्छिक है तो एक साझेदार किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकता, अगर ऐच्छिक है तो, है ना, ऐच्छिक यानी उसमें जो साझेदारी विलेख है उसमें लिखा हुआ है कि साझेदार सेवानिवृत्ति वो ऐच्छिक ले सकता है, तो ऐच्छिक होगी तो उसकी इच्छा पर होगी, कभी भी वो वहां से सेवानिवृत्त हो सकता है। लेकिन साझेदार विलेख में कुछ टर्म एंड कंडीशन दे रखी है तो फिर उसके अकॉर्डिंग उनका रिटायरमेंट होता है। ठीक है, तो विद्यमान साझेदारों की सेवानिवृत्ति। एक और पॉइंट है साझेदार की मृत्यु, ये भी है। ये देखो मृत्यु है, ये तो क्या है, शाश्वत सत्य है। जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो वो पार्टनर कहां से रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में जब साझेदार की मृत्यु होती है तो भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है ना। इसमें देखो साझेदारी फर्म का जो पुनर्गठन है और जो साझेदारी का प्रारंभ, उसमें बहुत अंतर। पहला जो चैप्टर था उसमें आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया था, पहले चैप्टर में आपने P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था। लेकिन यहाँ पे साझेदारी जो परिस्थिति है या साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा तो आपको यहाँ पर संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक विशेष खाता है वो खोलना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, जो नाममात्र खाते की प्रकृति का होता है और वो हमें ओपन करना पड़ेगा। अब इसमें देखो साझेदार की मृत्यु होती है तो भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा, कि किसी साझेदार की मृत्यु पर भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जा सकता है यदि विद्यमान साझेदार फर्म के व्यवसाय को भविष्य में पहले की तरह जारी रखने का निर्णय लेते हैं। यानी पुनर्गठन कब होगा, यानी मृत्यु हो जाएगी तो वहां पे, अब देखो मान लो जैसे दो ही पार्टनर है ए और बी, है ना, ए और बी है, वो दो ही पार्टनर है और बी की मृत्यु हो गई, अब एक बचा ए, तो यहां पर साझेदारी जो फर्म है और जो साझेदारी है, साझेदारी फर्म और साझेदार दोनों का क्या होगा, समापन होगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति साझेदारी में नहीं रह सकता,
साझेदारी में कम से कम कितने चाहिए? 2 व्यक्ति होने चाहिए। एक व्यक्ति होगा तो वहां पर साझेदारी का भी समापन होगा और साझेदारी फर्म का भी समापन होगा। लेकिन अगर मान लो 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी की मृत्यु हो जाती है तो 2 व्यक्ति बच गए, तो यहां पर साझेदारी का विघटन होगा, साझेदारी फर्म का नहीं होगा। साझेदारी फर्म वैसे ही चलती रहेगी और सिर्फ साझेदारी के पुनर्गठन की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बनेंगी। तो भविष्य में क्या होगा, जब साझेदारी की मृत्यु हो जाती है तो वो भविष्य में उस व्यापार को चालू रखने के लिए तैयार होते हैं, तब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा। और अगर वो कहते हैं व्यापार हमें नहीं रखना है तो वहां पे फर्म का भी समापन होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो नए साझेदार के प्रवेश के समय आपको क्या करना पड़ेगा? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ेगा, यानी साझेदारी विलेख है उसमें आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। और साझेदारी विलेख में परिवर्तन ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन है, जिसकी कुछ परिस्थितियां मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। निश्चित रूप से ये परिस्थिति आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें जो परिस्थितियां बताई गई है उसमें कौन कौन सी हो सकती है, जिसमें नए साझेदार का प्रवेश है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन है, साझेदार का अवकाश ग्रहण है, साझेदार की मृत्यु है। ये कुछ पॉइंट है जिसके आधार पर एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। निश्चित रूप से आज के इस सेशन में हमने जो पॉइंट्स पे चर्चा की है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। अगर हमें इस तरीके के जो पॉइंट्स है वो अगर आप एक नोट्स बना के तैयार रखो तो उसका बेनिफिट आपको और ज़्यादा मिल सकता है। यानी आपने देखा, सुना और लिखा, 3 गुना इसका प्रभाव हो गया। सिर्फ देखते हो तो 1 गुना प्रभाव होता है ना? देख के सुनते हो तो 2 गुना प्रभाव होता है, और देख के सुनना और फिर लिखना उसका 3 गुना 4 गुना प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसका बेनिफिट है वो आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है? ठीक है साथियों, तो आज के इस शानदार सेशन में हमने नए साझेदार के प्रवेश से कुछ पॉइंट्स है उस पर चर्चा की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार रहा होगा। आपको जो चीज़ हम डिलीवर करना चाहते हैं, जो चीज़ आपको हम समझाना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपके समझ में भी आई है। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।